समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। मित्रों, आप सभी का समाधान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बाज की जो उम्र होती है ना, वो 70 वर्ष की होती है। जब वो 40 वर्ष का होता है तो उसे अपने जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं वो लंबे होने लगते हैं और ढीले होने लगते हैं, जिससे वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता। उसकी जो चोंच होती है वो भी सामने से मुड़ने लगती है, जिससे वो भोजन ठीक से नहीं कर पाता है। उसके जो पंख होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं उसके शरीर से, जिससे कि उड़ने में भी उसे थोड़ी असुविधा होने लगती है, भारी होने के कारण पंख के। अब उसे ये निर्णय लेना होता है कि वो आगे क्या करे। 3 विकल्प होते हैं उसके पास। या तो वो अपने शरीर का त्याग कर दे, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प होता है गिद्ध की तरह दूसरों के द्वारा छोड़े हुए भोजन को करना शुरू कर दे, त्यक्त भोजन जिसे कहते हैं। शिकार किया हुआ भोजन, खुद शिकार नहीं करना, दूसरों के द्वारा शिकार किए हुए भोजन को खाना। और तीसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को पुनर्स्थापित करे जैसे वो पहले था अपने युवा काल में। पहले के जो 2 ऑप्शन हैं बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है थोड़ा जटिल है, कठिन है, पीड़ादायक है। जब मैं पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि बाज कौन सा ऑप्शन चूज करता होगा। बाज तीसरे ऑप्शन को चूज करता है। वो खुद को पुनर्स्थापित करना चाहता है और इसके लिए वो बहुत ऊंचे पहाड़ पे चला जाता है, वहां अपना घोंसला बनाता है और पहले वो अपने जो चोंच है उसे तोड़ता है। अपने ही चोंच को तोड़ना कितनी पीड़ादायक स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो इंतजार करता है नए चोंच के आने का। उसके पश्चात वो अपने पंजों को तोड़ता है और इंतजार करता है नए पंजों के आने का। और फिर जब नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं तो फिर वो अपनी चोंच से ही अपने उन भारी भारी पंखों को नोचता है, अलग कर देता है और इंतजार करता है नए पंखों के आने का। ये जो पूरी प्रक्रिया है मित्रों, इसमें 150 दिन लगभग उसे लग जाते हैं, पूरे पूरे 5 महीने इस पीड़ा की स्थिति में, इस परिवर्तन की स्थिति में। लेकिन इस 150 दिन के बाद फिर से उसके पास वही शक्ति होती है, वही ऊर्जा होती है, वही उत्साह होता है जैसे कि जवानी के दिनों में, जैसे कि पहले के दिनों में उसके पास हुआ करती थी। और अगले 30 साल वो फिर से सिर उठा के जीता है, उड़ता है आकाश में और खुद अपना शिकार करता है। मित्रों, हम में से भी अधिकांश लोग वही चीजें ढो करके चल रहे होते हैं और उन्हीं के साथ जीते हैं। हम शायद ये कोशिश नहीं करते कि हम खुद को पुनर्स्थापित करें। ये चीज हमें ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को चिपका के चल रहे हैं अपने साथ, अपने मन के साथ, अपने जीवन के साथ, पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को, उन्हें ढो के चल रहे होते हैं और नया कुछ नहीं सोच पाते, नया कुछ नहीं कर पाते।
ये बाज, ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि कहीं न कहीं हमें भी खुद को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है। जीवन में एक दौर में पहुँचने के पश्चात एक नई सोच की आवश्यकता होती है और साथ ही एक नए जीवन की भी आवश्यकता होती है। इस सुंदर प्रसंग पे मित्रों जो बिल्कुल सत्य है, जो बाज के साथ घटित होती है, विचार ज़रूर कीजिएगा कि जब एक पक्षी ऐसा कर सकता है, तो क्या इसकी आवश्यकता हम इंसानों को भी नहीं है? आइए, आज स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का, शुरुआत करते हैं आज के समाधान की। बहुत-बहुत स्वागत है भ्राता जी। थैंक यू। प्रेरक प्रसंग है बाज के जीवन से जुड़ी हुई। हम इंसानों से कितना ये जुड़ती है ये कथा? सारी ही जो मनुष्य पुराने विचारों को लेकर चलता रहता है, जो व्यक्ति पुरानी आदतों के साथ जीता रहता है, जो अपने पुरानी बातों को छोड़ता नहीं या पुरानी कोई बात घटित हो गई थी उसको पकड़े रखता है, वो अपने को भारी कर देता है जी। और उसके लिए उड़ना, तेज चलना, अपने काम खुद कर लेना, सफल होना ये बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए समय अनुसार मनुष्य को अपने को बदलना ही चाहिए, अपने विचारों को बदलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि निगेटिवली विचारों को बदला जाए, पॉजिटिवली सब कुछ बदला जाए। कई लोग ये सोचते हैं दुनिया बहुत पापी हो गई है, हम भी पाप कर लें, पाप से ही पैसा कमाया जा रहा, हम भी बहुत कमा लें उन्हीं के मार्ग पे चल के। ये नहीं, लेकिन अपने विचारों को महान बनाएं, अपने संस्कारों को बहुत स्वीट, सॉफ्ट, बड़े निर्मल, बड़े सुखदायी, बड़े कल्याणकारी बनाएं, तो सचमुच हमारी उड़ान भी बहुत ऊंची हो सकती है। जी, जी, जी। हम कामना तो रखते हैं भ्राता जी कि हमारी भी उड़ान बाज की तरह हो, हम स्वतंत्र हों, लेकिन जहाँ ये परिवर्तन की बात आती है, मुझे लगता है वहाँ हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। और पहली बात विशेष करके मैं भ्राता जानना चाहूँगा, जो पहले 2 ऑप्शन थे बाज के पास भी, या तो वो मृत्यु का वरण कर लें, और ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि जब कभी हम नाकाम होते हैं, देखते हैं कि हमारी ऊर्जा क्षीण होती जा रही है, हम असफल होते चले जा रहे हैं, तो एक सहज सा रास्ता आत्महत्या कर ली जाए। ये तो सबसे बुरी चीज है। देखिए, भारत के इतिहास में क्या संसार के इतिहास में ये बात होती रही। जी। राजाएं हार गए, हुँ। राजाई चली गई, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन लोगों ने फिर से स्वयं को स्थापित किया, स्ट्रॉन्ग किया, सेना इकट्ठी की, राज प्राप्त किया। विज्ञान के फील्ड में भी कई लोग बहुत असफल हुए, असफल होते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी और एक दिन सफल हो गए। और ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों के लिए तो ये और भी वही बात है। जब उधर से इधर आते हैं, यानी कलयुगी दुनिया से निकलकर इस राजयोगी जीवन का वो वर्ण करते हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्हें कष्ट देने लगती हैं। मान लो किसी को शराब पीने की आदत थी, अब छोड़ दी, जीना मुश्किल हो रहा है, जी, जी। भारी हो रहा है, वो यही सोचते हैं कि फिर से पीने लगे। लेकिन कई लोग उनमें से तैयार होते हैं, नहीं, जिस नए जीवन को स्वीकार किया है उसको ही अपनाना है अब, और बहुत जल्दी वो आदत छूट जाएगी, वो प्यास समाप्त हो जाएगी और लोग सफल होते हैं। इसलिए जहाँ प्रयास है, जहाँ हिम्मत है, जहाँ मनुष्य हिम्मत नहीं हारता, जहाँ वो लगातार लगा रहता है, वहाँ सफलता होती है, विजय होती है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर हमें आगे की ओर ही देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये जो ज़्यादातर लोग। सुसाइड की बात आपने कही, ये तो बहुत ही बेकार की बात है। हुँ। मैं तो ये कहता हूँ सुसाइड तो वो करते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, जो कायर हैं, जिनके पास सुंदर विचार नहीं है। बहुत करके आजकल सुसाइड कर रहे हैं युवक लोग अफेयर के कारण। हुँ। भाई प्यार था, लड़की ने साथ छोड़ दिया, जी। बस चलो मर जाते हैं। प्यार था बहुत, ये हो गया, चलो मर जाते हैं। माँ बाप स्वीकार नहीं कर रहे, मर जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। वो तो सिद्ध है कि वो लोग जीवन के महत्व को नहीं जानते और वो प्यार को भी नहीं जानते। मैं तो साफ कहूँगा, उन्हें सच्चे प्यार की डेफिनेशन भी ज्ञात नहीं और अपने जीवन के महत्व का भी पता नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि इस मरने के बाद तुम्हारा क्या होने वाला है। वो शायद सोचते होंगे मर के दोनों फिर मिल जाएंगे, कदापि नहीं मिलेंगे। भटक जाएंगी दोनों आत्माएं अंतरिक्ष में अनंत काल के लिए, अति दुख में, अति पीड़ित स्थिति में। इसलिए ये कदम उठाना तो बिल्कुल बहुत बड़ा अज्ञान है। मतलब ये कदम उठाना नहीं चाहिए, वैसे भी नैतिक रूप से, मानवीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी ये उचित नहीं है। एक चीज़ आजकल ज़्यादातर देखने में आ रही है भ्राता जी, किसानों की जो समस्या है, किसान भी यदा-कदा मतलब देखने में आता है कि वो भी आत्महत्या करने लगे हैं, और उनके पीछे तो एक बड़ा-सा कारण है कि
बहुत ज़्यादा वो बोझ में दब गए हैं, कर्ज बहुत हो गया है, अब कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में वो सोचते हैं कि चलिए यही एक रास्ता है, क्योंकि कर्ज तो अदा कर नहीं सकते, लगातार ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो ये सबसे सहज रास्ता है। यहाँ आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, ये बात भी बहुत प्रैक्टिकल में आ रही है, लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया हुआ है, बनाया था। लेकिन किसानों को कोई और मार्ग चुन लेना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूँ कि किसानों के पास थोड़ी ज़मीन होती है, कहीं इरिगेशन के साधन भी नहीं होते हैं। उन्हें अपने बच्चों को थोड़ा योग्य करके कहीं अच्छी नौकरियों पर लगा देना ही चाहिए, ताकि उनको कुछ और भी आमदनी हो। अगर केवल खेती के सहारे लोग जीते हैं तो आजकल खेती में खर्च ज़्यादा होता है, प्राप्ति कम होती है, मेहनत बहुत होती है, और अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बिल्कुल उनको नष्ट कर देती ही है वो। तो बेचारे सोचते यही हैं कि मर जाएं, लेकिन फिर भी मरने से तो समस्याएं हल होती नहीं। सब मरेंगे तो बहुत दुर्गति हो जाएगी। इस सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, सोच रही हैं, तो मरने का संकल्प छोड़कर कुछ एक नवीन पथ ढूंढने का, तैयार करने का सोचना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये कोई समाधान तो नहीं है कि हाँ। जीवन का अंत कर दिया जाए, क्योंकि पीछे बच्चे और परिवार भी रोते बिलखते रह जाते हैं और बहुत अशांति हो जाती है। लता जी, जो दूसरी बात आती है, जो बाज की स्थिति ले ली जाए कि वो त्यक्त भोजन, अर्थात जैसे कोई मरा हुआ प्राणी है, उसे अपना भोजन बना लिया, और मनुष्य के रूप में देखा जाए यदि हमारी सिचुएशन के अनुसार, तो हम लोग समझौता कर लेते हैं। तो ये समझौते वाली स्थिति भी आप कहाँ तक सही मानते हैं इसको कि ठीक है भई, जैसा है वैसा चल रहा है, इससे बाहर निकल के सोचना, अपने आप को फिर से नई ऊर्जा से भरना, नए विचार से भरना, ये छोड़ के जो चीज़ें हैं उसी में जीते रहें, ये भी एक मानसिकता रहती है समझौते वाली। यहाँ क्या देखिए, कहेंगे? ये बहुतों की ऐसी मेंटलिटी नहीं होती, बहुतों के सोचने का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता, और वो जब बहुत टेंशन में रहने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। फॉर टाइम बीइंग ये बिल्कुल अच्छी बात भी है उनके लिए, क्योंकि तब वो संघर्ष करने की स्थिति में होते नहीं। अगर वो संघर्ष का मार्ग पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके शरीर पर इफेक्ट आता है, टेंशन रहने लगती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट अटैक होते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए वहाँ समझौता करके अच्छे दिनों का निर्माण करना या अच्छे दिनों की इंतजार करना, इसमें समय बिताना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं और संपन्नता है, जिनके पास साधन हैं, उन्हें समझौता करने की जरूरत नहीं। वो अपना नया मार्ग ढूंढें, उस पर आगे चलें। जी, जी, जी। लेकिन सर्वोच्च रास्ता तो पुनर्स्थापना का ही है बिल्कुल। कि एक नई दिशा में चला जाए। भले ही थोड़ी-सी पीड़ा तो होती है ब्रदर जी, लेकिन शायद ये जो एक मानसिकता है, थोड़ी-सी आजकल कम हो गई है कि नहीं, हम एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ें, फिर से खुद को स्थापित करें और दूसरों को भी स्थापित करने में मदद करें। और यहाँ जो एक परिवर्तन के दौर से जो गुज़रने की बात आती है, पीड़ा के दौर से गुज़रने की बात आती है, तो वो क्षमता, वो शक्ति हम अपने अंदर शायद महसूस नहीं करते। ये वाली चीज़ कैसे आए ताकि ये तीसरी स्थिति के द्वारा हम एक आदर्श स्थापित कर सकें? देखिए, कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारे व्यापारियों का सारा माल नष्ट हो गया बाढ़ के कारण। जी। बहुत अच्छी ये घटना पटियाला की है। तो सभी लोगों ने अपनी मीटिंग की और सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। मेरा इतने लाख का, मेरा इतने लाख का नष्ट हो गया, सरकार से मांग की जाए, वो की जाए, ये तो सब ठीक है। लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो, हम सबके पास जब हमने अपने काम स्थापित किए कुछ भी नहीं था, हमने सब कुछ क्रिएट किया, तो चलो नष्ट हो गया ना, लेकिन वो जो क्रिएटिव पावर है, वो जो बुद्धि है, वो हमारे पास है, हम पुनः क्रिएट कर सकते हैं। और थोड़े ही समय में फिर से वहीं पहुंच गए, क्योंकि अब अनुभव भी उनके साथ था। इसलिए मनुष्य की जब ऐसी स्थिति हो जाए तो वो एक छोटे स्तर से अपने कार्य शुरू करे और अपने अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो क्रिएटिव बुद्धि है, उसका प्रयोग करे। इन बातों को छोड़ दे के लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, और इन सब चीज़ों का प्रयोग करके फिर से अपने को स्थापित करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तीसरी स्थिति बहुत बेहतरीन हो सकती है, अपने विश्वास और आशा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए भ्राता जी, इस सुंदर बात के साथ आज हमारे पास कुछ एसएमएस आए हैं, उनकी ओर लिए चलता हूँ। पहला एसएमएस है भ्राता जी, ये कहते हैं, ओम शांति। हमारे घर में कोई भी आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी अपनी जेठानी तुम्हें कभी भी शांति से रहने नहीं देगी, और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी जेठानी ने कुछ जादू टोना ज़रूर करवा दिया है, और मैं भी देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से वो मुझसे नाराज़ ही चलती हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
घर की एक समस्या रहती है। ये बात वो कह भी देती हैं। जी। एक की चाची की तो ऐसी कहानी थी, उसने कह दिया मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी नहीं, चाची ने कह चाची दिया। ने। अच्छा। और उसने एक एक को नष्ट कराना शुरू किया तंत्र मंत्र की शक्ति से। कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते, पर माने या न माने वो नष्ट तो होते गए बेचारे, क्योंकि इन्हें सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी कि उनकी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों को मिले। तो देखिए, पहले तो मैं जेठानी को और चाची जी को एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लोग संपत्ति के लिए ही करते हैं। दूसरे की संपत्ति पाकर आपके बच्चे सुखी नहीं होंगे। बिल्कुल ये कर्मों का सिद्धांत है, इसको जान ही लेना चाहिए। अगर आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दूसरों को बिल्कुल उजाड़ देना चाहते हैं, दूसरों के परिवार को नष्ट कर देना चाहते हैं, तो वही चीज आपसे भी होगी। ये भी कर्म की गति सबको जान लेनी चाहिए। और तीसरी बात कि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे के लिए ये करता है, इन्हें नष्ट करना है, इनका ये मरवाना, उसके मन में अशांति तो पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैं सभी माताओं बहनों को कहूँगा, तुम्हें देश का निर्माण करना है, तुम्हें अच्छे संस्कार देने हैं अपनी संतति को, ये सब काम छोड़ दो। ये तंत्र मंत्र ये बहुत बुरी चीज है, ये तो पापियों का धंधा है, राक्षसों का धंधा है, ये मनुष्यों का धंधा नहीं है। इसको छोड़ दिया जाए, एक श्रेष्ठ पथ पर कदम रखो। जो हमारे पास है उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती, जमीन होती नहीं, मेहनत करके कमा के, यानी 50 साल तक पहुंचते पहुंचते दुनिया खड़ी कर देते हैं वो लोग, तो उसमें बहुत सुख मिलता है। तो उनके बच्चे भी वैसे ही मेहनती होते हैं, वैसे ही क्रिएटर बन जाते हैं। और जो दूसरों का धन हड़पते हैं वो उन्हें नष्ट करते हैं, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, बल्कि माँ बाप को मारेंगे, मर्डर करते हैं बच्चे। ये उनके उन कर्मों का ही परिणाम होता है जो माँ बाप ने किया है। इसलिए महान बनना चाहिए। मैं तो सभी मातृशक्ति को कहूँगा, आप भारत माता हो, और ये भारत एक महान देश है। इसकी माताएं भी महान, जो अपनी संतान को महान बनाए। दूसरे की संपत्ति पर वो गिद्ध नजर कहते हैं ना, वो न रखें, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस केस में इनको ऐसा करना चाहिए, इन्होंने अवश्य राजयोग के पथ पर कदम रख दिया होगा और मन में एक संकल्प कर लें कि राजयोग की शक्ति जो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, जिसमें भगवान हमारा साथी बन जाता है, मुझे इस तंत्र मंत्र की शक्ति को परास्त कर देना है। जेठानी करती रहे प्रयोग, मूठ मरवाती रहे और मूठ फेल होती रहे। ये बहुत जगह हो चुका है, अनुभव हैं ब्रह्मा कुमारों के, जो अच्छे योगी हैं, मूठ मारी गई, फेल हो गई, कुर्सी को लगी, उसको लगी नहीं, कितनों की फेल हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र की शक्ति कोई ऑलमाइटी पावर है, उससे किसी को मारा जा सकता है। ये विश्वास बिल्कुल खत्म कर दें और अपनी योग की शक्ति को बढ़ाएं और बहुत ज्यादा अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सवेरे उठ के 21 बार याद करें, सोने से पहले 21 बार याद करें, और सोने से पहले विशेष रूप से 21 बार याद करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उंगली के इशारे से चारों ओर 7 बार लाइन खींच दे अपने घर के, जैसे शक्तियों की लाइन खींच दी हमने, और संकल्प कर दें इस रेखा के अंदर कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। बस सेफ हो जाएगा और जेठानी को ही जाएगा वापिस। ये भी सत्य है कि अगर वहाँ वो वार फेल होता है तो जेठानी को ही जाना भी चाहिए, जो ऐसे पापी उनको तो नष्ट होना ही चाहिए। तो मैं इनको कहूँगा बिल्कुल निश्चिंत रहें और बाबा की शक्तियों में विश्वास रखें और अपने घर में योग का वातावरण बनाएं, तो उनकी सारी शक्तियाँ फेल हो जाएंगी। बिल्कुल। कई बार ऐसा नहीं हो सकता ब्रता जी कि ये केवल हमारी मन की कल्पना हो, किसी ने कह दिया कि ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, मान लीजिए 4-5 लोगों ने कह दिया, वो ना भी कर रहे हो, तो मेरे मन में एक भ्रम बैठ जाता है। क्या दूसरी स्थिति ऐसी भी नहीं हो सकती? ऐसी भी स्थिति हो जाती है, और इसमें अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो जब ये योग अभ्यास करेंगी तो बाकी भी सेफ रहेंगी, कोई नुकसान और भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी स्थिति ब्रता जी, क्या जेठानी का व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो मैं अपने व्यवहार को इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम, इतना मधुर नहीं बना सकता कि वो परिवर्तित हो जाए? ऐसा भी संभव है, परंतु ये कलयुग का अंत है। यहाँ क्या है, लोग दूसरे की नम्रता को, उसकी सरलता को,
उसकी महानताओं को कमजोरी समझते हैं और वो सोचते हैं देखा डर गए ना हमसे, हमारे पास आने लगे, प्यार से मीठी मीठी बात करती है आजकल ये, क्योंकि डर गई है। लोगों की आजकल ये मेंटलिटी हो गई है। इसलिए अपने जीवन को महान बनाएंगे, हम महान बनेंगे, हमें फायदा होगा। चलो वो हमारी संपत्ति भी हड़प ले, हमारे भाग्य को तो कोई छीन नहीं सकता, हमें फायदा ही फायदा होगा। लेकिन अगर हमारा स्वमान बहुत अच्छा हो, अगर हमारी योग की शक्ति बहुत अच्छी हो और उसे भी रोज योग के वाइब्रेशंस दिए जाएं, तो निश्चित रूप से उसको बदला जा सकता है। बिल्कुल। पिछली बार भी आपको ख्याल होगा व्रता जी, बहुत समय पहले शायद हम लोगों ने चर्चा की थी, वही जेठानी और ये देवरानी वाली बात थी। तो तब भी जेठानियों की बात हुई थी कि वो परेशान करती हैं। तो कुछ जेठानियों ने फ़ोन किया था कि भई ऐसा नहीं है, हम हम ठीक है, हमारी देवरानियाँ हमें परेशान करती हैं। आपने केवल एक पक्ष को रखा, दूसरे पक्ष को तो रखा नहीं। तो शायद कई स्थानों पे देवरानियाँ भी परेशान करती हैं और यही स्थिति जेठानियों की हो जैसी अभी इस देवरानी की है। मतलब जो भी ये गलती करे वो तो गलती है। इसलिए मैंने कर्म की गति समझाई कि वो कर्म का फल मिलना ही है, उसमें बड़ा हो छोटा हो, चाची हो जेठानी हो देरानी हो बड़ा भाई हो छोटा हो, जो ये काम करते हैं वो बहुत गलत कार्य है, वो पाप की गिनती में आता है। वैसे तो हम चाहते हैं व्रता जी, और लगातार एक बात आप कहते हैं कि घर घर को हम स्वर्ग बनाएं। तो यदि ऐसी स्थिति है घर की, देरानी जेठानी की हो या सास बहू की हो या भाभी या ननद की हो, यदि ये स्थिति बनी रहती है तो आप क्या 3 सूत्री कार्यक्रम ऐसे परिवारों को देना चाहेंगे कि ये अमल में लाएं तो घर घर स्वर्ग बन जाए और ये सारी समस्या जो ये रख रही हैं देवरानियां जेठानियां वो खत्म हो जाए? राजयोग की शक्ति बहुत जबरदस्त है। इस शक्ति से तंत्र मंत्र की समस्त शक्तियों को फेल किया जा सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने फेल किया है पक्का। एक बहुत पावरफुल शक्ति को भी नष्ट कर दिया योग की शक्ति से। पहली चीज है कि घर घर में प्रेम का और शुभ भावनाओं का माहौल पैदा किया जाए। ये जो एक दूसरे के लिए घृणा ईर्ष्या द्वेष और स्वार्थ की भावना जो आ गई है ना, इसके पास पैसे ज्यादा है मेरे पास कम है, ये स्वार्थ ने माहौल बिगाड़ दिया है घरों का। तो घर में प्रेम और खुशी शुभ भावनाएं इसके वाइब्रेशंस फैलाए जाए, एक दूसरे को मीठी दृष्टि से सब देखें। दूसरी चीज, घर में 3 बार 20-20 मिनट योग अभ्यास किया जाए ताकि घर में वाइब्रेशंस फैलते रहें। और चौथी बात, स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास। स्वमान से भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और स्वमान से भरी हुई दृष्टि भी। एक तो ये कि हम स्वमान में रहेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, लेकिन दूसरे भी सब भगवान के बच्चे महान आत्माएं हैं। ये 3 चीजें अगर अपना कर चलें तो घर घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैल सकते हैं और ये अननेसेसरी जो बातें समाज में उठती हैं ये समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी घर घर ऐसे ही स्वर्ग बन जाएं। अगला जो हमारे पास एसएमएस आया है भ्राता जी, ये रितु का है। ये कहती हैं मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने आपका समाधान प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे सब अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इससे मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कृपया बताएं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है आजकल भ्राता जी। हाँ, कई विद्यार्थी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करते हैं और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे जी। और आईएएस या जो भी एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो यस नो और ऑप्शन ही होते हैं, एक पे निशान लगा दो, यही सब होता है। ऐसे में पहले तो मनुष्य को अपने मन को बहुत शांत करके ही एग्जाम में बैठना चाहिए। जो कईयों को नर्वस होने का संस्कार होता है ना, ये नर्वसनेस बहुत चीजों को भुला देती है। फिर जल्दीबाजी, भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो 300 हैं और टाइम इतना ही है, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो। जब हम इस तरह अपने मन को तेज दौड़ा देते हैं तो बुद्धि की शक्ति छीन पड़ने लगती है। इसलिए पहली चीज इन सब विद्यार्थियों के लिए, चित्त को शांत और धैर्यवत बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन हल करते जाएं। स्पीड आपे ही बढ़ जाती है। देखिए, जो अच्छे ड्राइवर होते हैं पहले गाड़ी को धीरे चलाएंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। एक बैट्समैन भी अच्छा होता है, धीरे धीरे रन बनाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ाता चलेगा, चौके छक्के
कई लोग ऐसे होते हैं, आते ही चौके छक्के लगाए और 2-4 करके आउट हो गए, क्योंकि जल्दीबाजी कर लेते हैं। आजकल लोग ऐसे ही बैट्समैन को पसंद करते हैं। लेकिन वो जल्दी भी तो हो जाता है ना। जी। तो जल्दीबाजी नहीं, बहुत धैर्य चित्त होकर अपने कार्य को करें, जी। इस चीज की बहुत जरूरत होती है। हम्म। इनको अभ्यास करना है। देखिए IAS, IPS, IFS, ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं भारत के, नो डाउट बड़े टफ भी होते हैं और होने भी चाहिए, ताकि योग्य बच्चों का ही सिलेक्शन हो सके। और इसमें मैं एक चीज और कह दूं, ये बात आ गई, तो केवल ऐसे बच्चे जो सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें, ये जरूरी नहीं ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटेलिजेंट हों। उसके लिए कुछ और मापदंड भी होने चाहिए, उनके पास कुछ और वैल्यूज भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक सेकंड क्लास व्यक्ति एक बेस्ट कलेक्टर बन जाए, एक बेस्ट कमिश्नर सिद्ध हो, और एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसने टॉप किया हो वो टेंशन में रहने लगे फटाफट और सारे काम बिगड़ने लगे। पुनः हम इस बात पर आ जाते हैं, इसको एक तो आधा घंटा रोज मेडिटेशन करना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ये दे रही हैं, ताकि इनर पावर्स बढ़ी चढ़ी रहें। दूसरा, स्टडी करते हुए मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, यानी अपनी मालिक हूँ, मैं अपनी राजा हूँ, ये मेरा सिंहासन है, यहाँ मैं अंदर विराजमान हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर मन बुद्धि को आदेश दें कि जो मैं पढ़ूं है मेरी बुद्धि, तो उसे ग्रहण कर लेना और एग्जाम के समय सब इमर्ज कर देना। और जब एग्जाम देने लगे तब भी यही संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो मैंने पढ़ा है अब तो सब इमर्ज कर ले। अपने को भी संकल्प दे दें, अब मेरी बुद्धि में सब इमर्ज हो गया है। बस फिर सब तुरंत ही याद आने लगेगा। जी 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 जी, चलिए इनका उपयोग करेंगे ऋतु जी, तो निश्चित रूप से इस बार IAS का जो एग्ज़ाम है इसमें अवश्य सफल होंगी, और सफल होकर हमें मिठाई ज़रूर भिजवाएं, ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ। आज के सुंदर प्रकाश के लिए रहता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हर प्रकार की समस्या का समाधान है, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे परिवार की समस्या हम लेते हैं, चाहे आप फील्ड में हैं, व्यवसाय में हैं। रियली यदि मन शांत रहता है तो हमें एक समाधान दिखाई देने लगता है। और वैसे भी भ्राता जी कितने सुंदर सुंदर टिप्स हमें देते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव हमारे पास आते रहते हैं कि हर फील्ड के लोग सफलता अर्जित कर रहे हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। आप भी अपने अनुभव अवश्य प्रेषित कीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मित्रों, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है बाज की, कि उसे जब लगता है ना कि उसकी ऊर्जा क्षय होने लगी है, वो असफल होने लगा है, या जीवन में निराशा आने लगी है, या जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हो रहा है, तो बहुत बुद्धिमानी का परिचय वो देता है, एकांत में चला जाता है। क्या हम भी इस आदत को अख्तियार कर सकते हैं? रोज ना सही, चलिए यदि आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वैसे तो रोज हमें एकांत जरूर लेना चाहिए। रोज ना सही, हफ्ते में एक बार लिया जा सकता है, 15 दिन में लिया जा सकता है, और बहुत गहराई से हम अपने आप को देखें, आत्म अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी है, कहाँ त्रुटियां हैं, कौन सी ऐसी आदतें, कौन से ऐसे संस्कार, कौन से ऐसे बोझ मैं ले करके चल रहा हूँ जो उस बाज के पंख की तरह मुझे बोझिल कर रहे हैं, मुझे उड़ने नहीं दे रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें मुझे अब छोड़ देनी चाहिए, कहाँ से मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि मैं अपने जीवन को भरपूर जी सकूं, उस बुलंदी तक पहुंच सकूं जिस बुलंदी में मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे लगता है इस एकांत की, इस आत्म मंथन की सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिर हम निश्चित रूप से जो जीवन में पाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई में पहुंचना चाहते हैं, उस ऊंचाई पे अवश्य पहुंचेंगे। तो आज के इस एपिसोड से मित्रों, एकांत लेने का संकल्प जरूर लीजिएगा, चाहे वो प्रतिदिन हो, चाहे हफ्ते में हो, तो आप पाएंगे आप निखरते जा रहे हैं, कमियां छूटती जा रही हैं और अच्छाइयां जीवन में आती जा रही हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बिल्कुल बाज की तरह उड़ें और साथ ही नई ऊर्जा से, नई शक्ति से संपन्न हो, परिपूर्ण हो। कल पुनः मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा
कहता है ये समाधान समाधान